नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोम पाठशाला में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भाई रसायन विज्ञान की शुरुआत हम कहाँ से करें। तो भाई अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको ये बातें पता होना जरूरी है, जो कि आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाई पदार्थ क्या होता है, और उससे पहले हम लोग जानेंगे कि रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान में हम क्या जानते हैं, और उसमें जानेंगे पदार्थ क्या होता है। फिर जानेंगे हम पदार्थ के प्रकार, फिर पदार्थ की अवस्था जो ठोस द्रव गैस होते हैं, फिर हम लोग जानेंगे पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन जो होते हैं उसके बारे में, फिर लास्ट में हम जानेंगे परमाणु और अणु के बारे में। तो भाई आज के इस वीडियो में हम लोग एकदम संक्षिप्त से जानेंगे इसके बारे में। तो भाई सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भाई रसायन विज्ञान क्या है। तो भाई नॉर्मल भाषा में बोले ना कि रसायन विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें हम पदार्थ और उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि पदार्थ में जो परिवर्तन होते हैं, यानी आप देखते हैं कि भाई फ्रिज में आप पानी को रखते हैं वो जम जाता है, वो ठोस हो जाता है। इन्हीं सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो भाई उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई पदार्थ आखिर में होता क्या है, ये पदार्थ ही क्या है। तो भाई आपको दिखने वाली जितनी भी वस्तु है ना, जो भी चीज़ आपको दिख रहा है वो पदार्थ है, नॉर्मल भाषा में समझे तो। यानी कि पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है। यानी कहने का मतलब है कि देखिए, अगर आप एक कलम भी पकड़े हैं ना, तो कलम एक का कुछ भार होगा, या तो 5 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, कुछ भी उसका वजन होगा। वो उसको कहीं पे रखिएगा तो वो उतना स्थान घेर लेगा। यानी कि ये सब वस्तु जो स्थान घेरे, जिसका वजन हो, उसे पदार्थ करते हैं। इतना आप समझ रहे होंगे। नॉर्मल भाषा में आप समझे कि जो चीज़ हमारे चारों ओर है वो सब किसी न किसी रूप में पदार्थ है। जैसे पानी, हवा, लकड़ी, पत्थर, गैस, लोहे की छड़, दूध, यानी जितनी भी चीज़ आप देखते हैं ना वो पदार्थ है। तो भाई आशा करते हैं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे कि पदार्थ क्या होता है। तो भाई आइए हम जानते हैं पदार्थ के प्रकार को। तो भाई देखिए, रसायन विज्ञान में पदार्थ को 3 मुख्य श्रेणी में बांटा गया, जिसमें से पहला श्रेणी है तत्व, दूसरा है यौगिक और तीसरा है मिश्रण। इन 3 श्रेणियों में रसायन विज्ञान ने पदार्थ को बांटा है। तो भाई सबसे पहले हम लोग जानते हैं तत्व यानी एलिमेंट के बारे में, कि भाई ये तत्व क्या होते हैं। तो भाई नॉर्मल भाषा में बोले ना कि एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। आप चौंक गए होंगे कि भाई ये परमाणु क्या होता है। तो भाई हम आगे बात करेंगे, आप यहाँ पे नॉर्मल से समझिए कि तत्व वह शुद्धतम पदार्थ है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। यानी कि वह पदार्थ जो एकदम छोटा सा कण है, उसका और कोई कण नहीं बनाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई लोहा को आप लीजिए और लोहा को तोड़िए तोड़िए तोड़िए, इतना तक तोड़िए ना, वह उस स्थिति में आ जाए कि उससे ज्यादा वह टूट न सके। समझे, उससे ज्यादा वो आगे टूट न सके, तो भाई वो होता है तत्व। यानी कि किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम अंग, कहने का मतलब सूक्ष्मतम और शुद्धतम, ये एकदम शुद्ध होता है। तत्व हमेशा शुद्ध होते हैं। जैसे उदाहरण में ले ले लोहा, तांबा, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब तत्व है, एलिमेंट है। और ये जो Fe है ना, ये लोहा का संकेत है। आप पीरियोडिक टेबल के बारे में जानते हो, जितने भी पीरियोडिक टेबल में मौजूद पदार्थ है उसे तत्व कहते हैं। वर्तमान में 118 तत्व हैं। भाई आशा करते हैं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे कि तत्व होता क्या है। भाई आपसे कोई पूछे कि भाई तत्व क्या है, तो आप सीधे बोलिए ना कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा अंग को तत्व कहते हैं। यानी कि उसको आगे जाके तोड़ा न जा सके, उसे ही तत्व कहते हैं। ऑप्शन में दे दीजिएगा लोहा, कॉपर, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें। अब देखते हैं पदार्थ का दूसरा प्रकार, जिसे हम यौगिक कहते हैं, कंपाउंड। तो भाई यौगिक आखिर में क्या है। तो देखिए, यौगिक उसे कहते हैं ना जो 2 या 2 से अधिक तत्व मिलके बनते हैं और ये एक निश्चित अनुपात में होते हैं, तो इसे हम यौगिक कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि 2 या 2 से अधिक तत्व जब रासायनिक रूप से मिलते हैं। अब ये रासायनिक रूप क्या हो गया। तो भाई रासायनिक रूप कहने का मतलब है कि जिसमें रासायनिक प्रक्रिया हो, यानी जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलता है। देखिए, ये एक हाइड्रोजन तत्व है, हाइड्रोजन बोले थे कि आपको तत्व है, और ये ऑक्सीजन भी तत्व है। यानी 2 और 2 से अधिक तत्व मिलके ये रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, ये रासायनिक रूप में मिलते हैं। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके
ये बनते हैं H2O, जो कि जल होता है, समझे। और ये जल को ही हम यौगिक कहते हैं। उदाहरण में और आप ले सकते हैं CO2, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड इसे कहते हैं। यह एक प्रकार का यौगिक है। इसमें एक तत्व C है और एक तत्व O ऑक्सीजन है। यानी कार्बन और ऑक्सीजन यानी दो या दो से अधिक तत्व मिल के रासायनिक अभिक्रिया करके एक यौगिक का निर्माण करें, उसे ही हम यौगिक कहते हैं। और एक बात ये भी ध्यान दीजिए कि ये यौगिक होते हैं ना, ये निश्चित अनुपात में होते हैं। अगर हम H2O में अनुपात देखें तो भाई हाइड्रोजन का अनुपात है जो 2 है, और 2 अनुपात ये 1 में है, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है। ये 2 अनुपात 1 के अनुपात में, ये निश्चित अनुपात में, ये बात को आप ध्यान दीजिए। तो ये यौगिक कहलाते हैं। तो अब आशा कर रहे हैं कि आप यौगिक को समझ रहे होंगे। यानी 2 तत्व मिल जाए और एक पदार्थ बना दें, उसे यौगिक कहते हैं। अब देखते हैं तीसरा, जो कि है हमारा मिश्रण। तो भाई ये मिश्रण क्या होते हैं? तो मिश्रण को नॉर्मल से भाषा में समझ लेना कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ बिना किसी निश्चित अनुपात में, ये निश्चित अनुपात वो अनुपात नहीं देखता है, और ये बिना रासायनिक परिवर्तन के ही मिल जाते हैं। यानी कि किसी चीज को आप मिला दीजिए, चीनी और पानी को मिला दीजिए, दोनों पदार्थ है और 2 पदार्थ मिलके क्या बन गया? अगर चीनी पानी को मिलाइएगा तो वो घोल बन जाएगा, उसी को हम मिश्रण कहते हैं। ये बात को समझिए। आप किसी भी पदार्थ को मिला सकते हैं। अगर आप चीनी और बालू को भी मिला सकते हैं, रेत जिसे बालू कहते हैं, तो चीनी बालू को मिला दीजिए, वो भी मिश्रण हो गया। यानी इसमें रासायनिक अभिक्रिया की जरूरत नहीं है, आप भौतिक रूप से भी इसे मिला सकते हैं। मात्र 2 पदार्थ लीजिए और उसको मिला दीजिए, दूध में फल डाल दीजिए, वो मिश्रण हो गया। यानी जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो वो मिश्रण कहलाते हैं। नॉर्मल सी बात है। तो देखिए, और इसमें भी आपको समझना होगा कि भाई मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है इसका समांगी मिश्रण, ये देख रहे हैं जो कि समांगी मिश्रण है। और इसका दूसरा प्रकार होता है, वो होता है विसमांगी मिश्रण। ये हमारा है विसमांगी मिश्रण। तो भाई आइए हम लोग समझते हैं कि ये समांगी मिश्रण क्या होते हैं और ये विसमांगी मिश्रण क्या होते हैं। तो भाई देखिए, समांगी मिश्रण नॉर्मल सी बात है कि जिस मिश्रण में सभी अवयव एक समान रूप से मिले होते हैं और पूरा मिश्रण एक जैसा दिखाई देता है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि भाई 2 चीज अगर अच्छे से मिल जाए ना तो उसे समांगी मिश्रण। यानी चीनी में अगर पानी मिला दें तो वो अच्छे से मिल जाता है, मिठास हर घूंट में रहता है, एक जैसी रहता है उसका मिठास। अगर देखिए नमक प्लस पानी मिलाएं तो नमक पानी में पूरी तरह घुल जाता है, यानी एक जैसा हो जाता है, तो इसे समांगी मिश्रण कहते हैं। और वायु में भी देखिए, वायु भी भाई एक प्रकार का मिश्रण है। और ये किसका मिश्रण है? वायु गैसों का मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत प्रकार के गैस मिले होते हैं, और ये भी समांगी मिश्रण है। और ये दिखते नहीं है वायु में, यानी कि एक जैसे मिले रहते हैं, समझे। यानी नॉर्मल से कहें ना कि आप अगर किसी चीज़ को मिला दें और वो आपको पता नहीं चला, अच्छे से मिल जाए, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। और दूसरी बात है विसमांगी मिश्रण। ये नॉर्मल बात है। अगर 2 पदार्थ को आप मिलाएं और सीधे पता चल जाए कि भाई ये तो मिल ही नहीं रहा है, दूध में फल डाल दिए, मिलवे नहीं किया, ये सीधे दिख रहा है। अब कभी देखे हैं पानी में अगर बालू को मिलाइएगा, रेत जिसको बालू कहते हैं, अगर मिलाइएगा तो पानी ऊपर रहेगा और रेत रहेगा जो नीचे बैठ जाएगा। तो ये एक प्रकार का मिश्रण है, पर ये विसमांगी मिश्रण है। ये दिख रहा है कि रेत नीचे बैठ जाएगी, ये दिख रहा है कि रेत नीचे बैठा हुआ, यानी कि यह एक मिश्रण है, पर ये विसमांगी मिश्रण है। तेल और पानी को कभी मिलाए हैं? जब पानी में आप तेल डालिएगा ना तो तेल दिखेगा कि ऊपर छतला रहा है कि नहीं? ऊपर छतलाया हुआ तेल दिखेगा। तो यही है विसमांगी मिश्रण। यानी कहने का मतलब है कि जब 2 पदार्थ को हम मिलाएं और सामने से अच्छे तरह से उसके घटक असमान रूप से मिले, तब हम उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। यानी कि हमको दिखे, एहसास हो कि वो नहीं मिला है अच्छा से, उसे विसमांगी मिश्रण कहते हैं। हम आशा कर रहे हैं कि आप इतनी बातों को समझ रहे होंगे कि भाई देखिए, सबसे पहले हमने जाना कि पदार्थ क्या होते हैं। तो भाई दुनिया में कोई चीज़ को देख ले, वह पदार्थ है। पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं। पहला होते हैं तत्व, सबसे छोटा और सबसे शुद्धतम भाग को हम तत्व कहते हैं, है कि नहीं? यानी कि किसी वस्तु का
टुकड़ा किया जाए, टुकड़ा किया जाए, अंत तक टुकड़ा किया जाए कि अंत में उसे विभाजित नहीं किया जाए, तो वही होगा तत्व। अब देखिए इतना समझ गए। और एक होता है यौगिक, जो दो और दो से अधिक तत्व मिलके यौगिक का निर्माण करते हैं। अब देखिए आगे बताए थे मिश्रण के बारे में। तो भाई जब दो या दो से अधिक पदार्थ बिना रासायनिक परिवर्तन के आपस में मिले तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। और मिश्रण बताए थे दो प्रकार के होते हैं। एक वैसा मिश्रण होता है जो पूर्ण रूप से मिल जाता है, उसके घटक समान रूप से मिलते हैं, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। और जिसके घटक असमान रूप से मिलते हैं उसे हम विसमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे रेत प्लस पानी को मिलाएं तो रेत नीचे चल जाए और पानी ऊपर रह जाता है कि नहीं। तेल प्लस पानी को मिलाएं तो तेल ऊपर छतला जाएगा और पानी वैसे ही रहेगा। तो यानी कि ये विसमांगी मिश्रण है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अपनी बात पे चर्चा करते हैं कि पदार्थ की अवस्था क्या होती है। भाई आप लोगों ने पदार्थ के बारे में जाना, पदार्थ के प्रकार के बारे में जाना। अब हम लोग जानते हैं कि भाई पदार्थ की अवस्था क्या होती है। तो भाई अवस्था मतलब समझ रहे होंगे, अवस्था मतलब है कि कोई जैसे है ना वैसे। बातों को गौर करिए कि कोई जैसे है वैसे, यानी समझिए कि राम खड़ा है तो हम उसके क्या बताएंगे अवस्था, कि राम खड़ा है, वह राम की अवस्था है कि नहीं। अगर कोई पानी है और वह लिक्विड है, पानी क्या होता है, लिक्विड होता है, द्रव होता है, तो उसे हम द्रव कहते हैं, उसकी अवस्था द्रव है। अगर कोई पत्थर है तो वो ठोस होता है तो उसकी अवस्था ठोस है, ऐसे हम बोलेंगे, है कि नहीं। अब देखिए पदार्थ की अवस्था मुक्त रूप से तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहली अवस्था है ठोस। ठोस में ये होता है ना कि इसके कण पास पास होते हैं, एकदम मजबूत होता है। और एक बात और ध्यान करने वाली है कि ठोस उसे कहते हैं जिसका आकार और आयतन निश्चित हो। यानी कहने का मतलब है जिसमें आकार हो और आयतन हो। देखिए नॉर्मल सा एक पत्थर लेते हैं जो कि गोल सा, अगर इसको देखें तो भाई इसका गोल सा ये आकार है और इसका आयतन भी कुछ स्थान घेर रहा है, इसका कुछ आयतन है। समझ रहे हैं बात को कि नहीं, यानी इसमें कुछ वजन है, इसी को हम कहते हैं ठोस। अब दूसरी बात में देखते हैं, दूसरी बात को देखते हैं द्रव के। तो भाई द्रव यानी लिक्विड, ये कण थोड़े दूर होते हैं। ठोस में कण पास पास होते थे, ये कण थोड़े दूर होते हैं। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आकार नहीं होता है पर आयतन निश्चित होता है। अब आप मान लीजिए कि 1 लीटर पानी लिए हैं, 1 लीटर जल लिए, 1 लीटर आप जल लिए, है कि नहीं। अगर 1 लीटर जल को आप कहीं पे रखिएगा तो इसका, अगर गिलास में रखिएगा तो इसका आकार ऐसे हो जाएगा, अगर ज़मीन पे रखिएगा तो ये फैल जाएगा, यानी कि इसका आकार निश्चित नहीं होगा। ये पानी है ना, इसका आकार निश्चित नहीं होता है, परंतु वो 1 लीटर पानी 1 लीटर ही पानी रहेगा, वह निश्चित है कि हमने 1 लीटर पानी लिया था। आप बात को हमारी समझ रहे हैं कि भाई द्रव में होता है ना, उसका आकार निश्चित नहीं होता है। आप पानी को कटोरा में रखेंगे तो कटोरा जैसा हो जाएगा, अगर गिलास में रखेंगे तो गिलास जैसा होगा, धरती पे रखेंगे तो वो फैल जाएगा, छितरा जाएगा, है कि नहीं। और अगर इस बात को ध्यान दीजिए कि भाई हमने 1 लीटर ही पानी लिया था तो वो 1 ही लीटर हो रहेगा ना, इन्हें कि 4 लीटर हो जाएगा 1 लीटर से। तो भाई इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका आकार बदल सकता है परंतु इसका आयतन निश्चित होता है द्रव में। अब गैस की बात करते हैं। तो भाई देखिए गैस में होता है ना, गैस में यह हम कह सकते हैं कि ये बहुत दूर दूर कण होते हैं जो हवा में उड़ते रहते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैस है और ये सब का कोई भाई आकार नहीं होता है, कोई आयतन नहीं होता है, कोई निश्चित आकार कोई निश्चित आयतन नहीं होता है, ये अनिश्चित होते हैं। ये किधर भी फैल सकते हैं। आप डिब्बा में बंद कर दीजिए तो डिब्बा नियन हो जाएगा, है कि नहीं। आप कैसे भी हवा में घूर रहा है, आकार ऐसे ऐसे हो रहा है। यानी कहने का मतलब है भाई ये जो गैस होते हैं ना, तो इनका आकार होता है और न ही इनका आयतन होता है। तो भाई आशा कर रहे हैं कि आप पदार्थ की तीनों अवस्था को अच्छे से समझे होंगे। अब देखते हैं इन अवस्थाओं में परिवर्तन। यानी कहने का मतलब है कि जब आप कभी देखे हैं बर्फ़ जो रहता है वो पिघल कर जल बन जाता है और यही जल जो रहता है ना, यही जल
जमकर बर्फ बन जाता है। तो भाई ये अवस्थाएं में परिवर्तन है इसका, और इसका तापमान या दाब बदलने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकती है। अब देखते हैं सबसे पहला परिवर्तन क्या होगा। सबसे पहला को कहते हैं गलन, जिसको मेल्टिंग कहते हैं। कोई ठोस गल के द्रव बन जाता है। इसमें होता है ना, कोई ठोस गल के द्रव बन जाता है। और ये कब होता है? जब इसको गर्म किया जाता है। अगर किसी बर्फ को, ये बर्फ का टुकड़ा है, अगर इसमें नीचे से आग लगाइएगा ना, तो ये जो होता है ना, ये मेल्टिंग होने लगता है, ये गलने लगता है और ये जल बन जाता है। ऐसे जल बन जाएगा। तो ये किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? इसे मेल्टिंग कहते हैं, यानी गलन प्रक्रिया के द्वारा होता है। यानी किसी ठोस को गर्म किया जाए तो ये द्रव में बन जाते हैं। इस बात को ध्यान दीजिए। दूसरा प्रक्रिया है वाष्पन। वाष्पन कहने का मतलब है ना, वाष्पन कहने का मतलब है कि किसी द्रव को गैस में बदलना। अब देखिए, एक कटोरा पानी लीजिए, मान लीजिए इसमें पानी है और नीचे से आग लगाइए, नीचे से ये गैस जल रहा है, मान लीजिए ये आग जल रहा है, तो ये गर्म होगा ना पानी, तो इससे भाप उड़ने लगेगा। आप कभी देखे हैं? इससे भाप उड़ने लगेगा, और ये भाप ही होते हैं ना, वही होता है गैस बन जाता है। यानी कहने का मतलब है ये पानी जो द्रव था वो वाष्पन क्रिया द्वारा गैस बन गया, भाप बन गया। तो ये किसके द्वारा हुआ? ये वाष्पन से हुआ। और इस कब हुआ? इसका तापमान बढ़ाने से, यानी गर्म करने पर यह हुआ। यानी दो बातों को आप समझ रहे होंगे। देखिए, अब तीसरी बात और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, इस बात को आप अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। इसे कहते हैं संघनन। संघनन यानी कहने का मतलब है कि गैस का द्रव में बन जाना। अब देखिए, ये जो आप पानी को नीचे से गर्म किए थे, ये जो वाष्प बना था, ये क्या बना था? वाष्प, पानी ही वाष्प उड़ा था ना, ये पानी ही था ना, ये पानी ही गर्म होकर ऊपर उड़ गया था, है कि नहीं? अगर इसको फिर से हम ठंडा कर दें तो ये तो पानी में फिर से परिवर्तन हो जाएंगे, है कि नहीं? तो इसी को कहते हैं हम संघनन। संघनन क्रिया द्वारा वाष्प को यानी गैस को ठंडा कर पानी में बदल दिया जाता है, यानी गैस द्रव में बदलते हैं संघनन क्रिया द्वारा। भाई ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं। अगर आप 6 से लेकर 10th क्लास तक, कितने भी क्लास के, 12th क्लास के भी स्टूडेंट हैं ना, तो आपके लिए ये सब बहुत इम्पोर्टेंट बात है। संघनन का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल होता है बादल। जो भाई बादल आसमान में बनते हैं, ये बादल में क्या होते हैं? पानी होते हैं। और ये बादल बनता कैसे है? नीचे जब नदियों में गर्मी का समय होता है तो ये पानी गर्म होके ये ऊपर उड़ जाते हैं और उड़कर आसमान में जाकर जम जाते हैं। और जब ये बादल ठंडे होते हैं तो ठंडे होने के बाद यह पानी में बदल जाते हैं, है कि नहीं? तो यही क्रिया को हम संघनन क्रिया कहते हैं। अब देखते हैं चौथी बात, जमना, जिसको कहते हैं फ्रीजिंग। तो भाई फ्रीजिंग के द्वारा क्या होता है कि कोई द्रव ठोस बन जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई जल है उसको आप फ्रीज में डाल दीजिएगा ना, तो ये बर्फ बन जाएगा। तो इसे कहते हैं हम फ्रीजिंग, यानी जमना। इसको ठंडा करके द्रव को ठोस में बदला जाता है। पांचवा और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, ये है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है ना, सीधे ठोस से गैस में चले जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि सीधे ठोस से गैस में चले जाते हैं। आप कभी कपूर को जलते देखे हैं? ये कपूर है, ये जलेगा ना तो सीधे ये धुआं देती है। ये जो ऊपर इसकी धुआं होती है वो गैस के रूप में उड़ती है। तो ये होती है ऊर्ध्वपातन, इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। नेफ्थलीन को भी जला के देखिए, ये ऐसा ही होगा। तो यानी कि यह ठोस जो कपूर है वो ठोस है और सीधे जो ऊपर जल जाता है ये गैस बन जाता है। तो ये ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के द्वारा होता है। यानी आपने 5 बातों को समझा कि भाई अगर कोई सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड में जाए, सॉलिड से, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई ठोस है तो द्रव में जाए, तो इसको क्या करना पड़ेगा? गलन करना पड़ेगा, यानी मेल्टिंग करना पड़ेगा, है कि नहीं? पहली बात ये है। अगर कोई लिक्विड से गैस में जाए, ये गैस है, तो
अगर कोई लिक्विड से गैस में जाए तो इसमें वाष्पन करना पड़ेगा, इसको कहते हैं वाष्पन, है कि नहीं। यानी पानी को गर्म किया जाता है। दो बातों को आप तो देखें। परंतु अगर कोई गैस से द्रव में जाए, इसके उल्टा, अगर कोई गैस से द्रव में जाए तो यही होता है भाई संघनन। संघनन जो कि बादल वाला एग्जाम्पल था, संघनन, इसको कहते हैं हम संघनन। ये 3 बात हो गई। और चौथी बात यह है कि अगर कोई द्रव यानी लिक्विड ठोस में जाए, ये सीधे ठोस में जाए, तो ये होता है जमना। यानी कि इसे कहते हैं हम जमना। जब पानी को फ्रीज में डालते हैं तो वो जम जाता है। परंतु सीधे कोई सामना सामनी खेले तब, यानी सीधे सॉलिड से सीधे गैस में हो, तो सीधे ठोस से और गैस में बदले, उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन, यानी ये 5वां नंबर। तो भाई आशा करते हैं कि आप की अवस्थाओं में परिवर्तन को अच्छे से समझ रहे होंगे। और भाई ये आपके लिए बहुत ही VVI बातें हैं, आप इसको गौर से देखिए और समझने की कोशिश करिए। भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई आपसे विनती है कि ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए सोहम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाई देखिए, अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं अणु और परमाणु के बारे में। तो भाई देखिए, हमने कहे थे आपके कि तत्व रहता है ना, वो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। तब भाई आप सोचिएगा कि तत्व तो सबसे छोटा भाग होता है, तो परमाणु क्या होता है। तो भाई परमाणु भी तत्व का ही एक छोटा भाग है, तत्व का ही कण है यह परमाणु। और परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आप इस बात को समझिए, 3 चीज है जो परमाणु में होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिस इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही चालक तार में धारा प्रवाहित होती है, यानी विद्युत उत्पन्न होती है। तो देखिए, इस बात को आप यहाँ पे बस इतना समझिए कि भाई परमाणु वह सबसे छोटा कण है किसी भी तत्व का, जिसे और छोटे भाग में नहीं बांटा जा सकता है कि नहीं। यानी कहने का मतलब है कि ये भी तत्व का छोटा भाग है जिसको टुकड़ा किए जाने पे इसका कोई और अलग टुकड़ा नहीं किया जा सके। ये सीधा बात है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि सोने का एक टुकड़ा लो, उसे तोड़ते जाओ, छोटे टुकड़े करो, एक ऐसा समय आएगा कि अब उससे और छोटा टुकड़ा नहीं कर सकते हो। वही है परमाणु, नॉर्मल भाषा में समझेते हो, है कि नहीं। यानी कि तत्व और परमाणु का परिभाषा मिलता जुलता है, परंतु ये परमाणु है ना, वो तत्व से भी छोटा होते हैं, यानी तत्व में ये परमाणु होते हैं। यानी कि उस टाइम पे जब तत्व का खोज हुआ था तो परमाणु के बारे में जानकारी नहीं थी, ये परमाणु बाद में इसको खोजा गया। अब देखते हैं हम इसके उदाहरण के बारे में, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सब है जो परमाणु के उदाहरण है। अब परमाणु में 3 चीजें होती हैं जो हमने आपको अभी बताया कि भाई परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि नकारात्मक होते हैं, प्रोटॉन धनात्मक होते हैं और न्यूट्रॉन बिना चार्ज के होते हैं, यानी कि उदासीन होते हैं। ये परमाणु में होते हैं, ये बात ध्यान रखिए। अब देखते हैं अणु के बारे में। तो भाई अणु के बारे में आपको हम इतना बता सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं तो जो कण बनते हैं उसे हम अणु कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि भाई हाइड्रोजन एक क्या है, हाइड्रोजन एक परमाणु है और ऑक्सीजन भी एक परमाणु है, परंतु जब दोनों को मिलाएं तो ये क्या बनेगा, ये H2O हाइड्रोजन डाइऑक्साइड यानी जल बनेगा, यानी पानी। तो पानी को हम एक अणु कहते हैं। यानी कि आपको यहाँ पे ये अणु का जो परिभाषा है ना, वो यौगिक से मिलता जुलता है, परंतु दोनों सेम बातें नहीं हैं। आप इस बात को समझिए। इस बात को समझने के लिए आप ये दूसरा नंबर एग्जाम्पल पे गौर करिए, जो ऑक्सीजन का एग्जाम्पल है, O2 का। आप देखिए इस बात को, ऑक्सीजन गैस का एक अणु है O2। ये है ना O+ से ही मिलके बना है, 2 परमाणु से मिलके बना है। परंतु यौगिक में होते थे कि 2 तत्व मिलके यौगिक का निर्माण करते थे, समझे की बात को कि नहीं। परंतु यहाँ पे 2 परमाणु से मिलके अणु बनते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, आप इस गलतफहमी में ना रहे कि यौगिक और अणु दोनों एक ही होते हैं। यौगिक में 2 तत्व मिलते हैं, अणु में 2 परमाणु मिलते हैं, समझे की बात कि नहीं। एक बात और ध्यान दीजिए कि अणु में 1 से अधिक परमाणु जुड़कर एक नई चीज बनाती है, जिसका व्यवहार पहले से बिल्कुल अलग हो सकता है कि नहीं। अब देखिए, अगर कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है,
जो कि एक अणु है, और इसका स्वभाव है ना वो कार्बन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमको जीवन देता है परंतु कार्बन डाइऑक्साइड आपको मौत दे सकती है। इस बात को ध्यान रखिए। तो भाई आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छे से समझे होंगे। अगर भाई नहीं समझे होंगे तो फिर से 1-2 बार वीडियो देखिए। मैं आशा करता हूँ कि मैं भाई अपने भाषा में पूरी तरह से समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर आप समझना चाहते हैं तो एक बार वीडियो और देख सकते हैं। भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और बेल घंटी को भी जरूर बजाना, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो भाई मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।